गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, आपने टीवाई में केमिस्ट्री रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में क्या स्कोप है एंड क्या इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, आगे एमएससी में क्या करना है एंड ऑल दैट। सो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। नाउ आप टीवाई में आ गए हो, आपने लिया हुआ है मेन केमिस्ट्री। आप एफवाई में थे, एसवाई में थे, तब आपका केमिस्ट्री के साथ कोई और सब्जेक्ट था। सपोज एफवाई में आपके 3 सब्जेक्ट्स थे, एसवाई में मेन 2 सब्जेक्ट हो गए एंड टीवाई में मेन 1 सब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियसली आपका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। एफवाई में क्या था, आपको सिर्फ केमिस्ट्री का एक ही पेपर रीड करना था। फॉर एग्जांपल 101 आता था आपका, क्लियर, सेमेस्टर 1 में एंड सेमेस्टर 3 में आता था 103। सिमिलरली एसवाई में क्या हो गया, एक सब्जेक्ट कम हो गया लेकिन केमिस्ट्री के पेपर्स बढ़ गए। दैट मींस 201 हो गया एंड 202 इन सेमेस्टर 3। सिमिलरली सेमेस्टर 4 में क्या हुआ, 204 एंड 205। नाउ अब आप लोग टीवाई में आ गए हो। नाउ यू हैव टू स्टडी ओनली केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, कितने पेपर्स होंगे, उसके बारे में थोड़ा आपने डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 301 फर्स्ट पेपर, देन 302, 303, 304, 305 एंड 306। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होगा और एक एक्स्ट्रा आएगा आपका इंग्लिश। 301 में क्या है, यू हैव टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 301 का जो टोटल पेपर है उसमें सिर्फ आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है और कुछ नहीं। 302 इट इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 303 is your physical chemistry. 304 is your analytical chemistry. 305 क्या है, ये आपका मेन टॉपिक है जो केमिस्ट्री में आएगा। 305 is your elective subject. इलेक्टिव में क्या होगा, सेमेस्टर 5 में अलग होगा इलेक्टिव, सेमेस्टर 6 में अलग होगा इलेक्टिव। सेमेस्टर 5 में यू हैव नैनो टेक्नोलॉजी, सो इन सेम 5 305 इलेक्टिव में आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा। नाउ 306 इज योर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में आपको ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स आएंगे, इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स आएंगे, फिजिकल एंड एनालिटिकल। नाउ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 301 में 70 मार्क्स का क्या होगा, एक्सटर्नल एंड 30 मार्क्स का इंटरनल। सेम फॉर 301, 2, 3, 4 एंड 5। ये पांचों में आपको 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम देना होगा एंड 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम। क्लियर। 306 में क्या होगा, यू हैव टू गिव 140 मार्क्स एक्सटर्नल एंड 60 मार्क्स इंटरनल। 306 में के लिए आपको जर्नल बनाना होगा एंड बेस्ड ऑन दैट जर्नल यू हैव टू अटेंड योर प्रैक्टिकल एक्सटर्नल। अगर आपके पास जर्नल कंप्लीट नहीं होगा, सर्टिफाइड जर्नल नहीं होगा, देन तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। तो आपको आई थिंक बेसिक पता चल गया होगा कि आपको ये पूरे साल एटलीस्ट ये पूरे सेमेस्टर में क्या करना है। सो ऑब्वियसली आपको 1, 2, 3, 4, 5 थियरी पोर्शन होगा एंड 6 इज योर प्रैक्टिकल पोर्शन। नाउ आपने केमिस्ट्री मेन लिया है, सो 1 साल के बाद आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हो जाओगे।
तो एटलीस्ट आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर पूछे आपको कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सिंपल आपको ये बताना है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। इतना आप बता दोगे देन इट इज ओके। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस। नाउ केमिस्ट्री में मेन पार्ट्स कौन से हैं? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर डिटेल में आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, वो सब अलग है, लेकिन मेन आपको इतना याद रखना है कि केमिस्ट्री में मेन इतने हैं। ऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक के बुक 11-12 में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक मींस केमिकल रिएक्शंस एंड बेंजीन, उसके अलावा ऑर्गेनिक में मोस्टली दिखता ही नहीं। सो ऑर्गेनिक डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, मेनली बेंजीन। इनऑर्गेनिक में क्या होता है? सपोज NaCl, it deals with the inorganic compound. Suppose Na+NCl-, ये जो आयंस है, आयंस जिसमें बनते हैं, that is dealing with the inorganic chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? इट डील्स विद द टाइट्रेशंस एंड वो सब, कलर चेंज, यूरेट में क्या भरना है, पिपेट में क्या भरना है, देन इंडिकेटर, कलर चेंज, वो सब फिजिकल में आता है। एनालिटिकल में क्या है? इट इज मेनली रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। सपोज NMR इंस्ट्रूमेंट है, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री। क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सबसे पहले 301 है, एंड 301 का यूनिट 4 जो है वो मैं लेने वाला हूं। यूनिट 4 में अगेन दो पार्ट्स है, यूनिट 4A एंड यूनिट 4B। यूनिट 4A में स्टार्ट करूंगा, दैट इज आवर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, लेकिन जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है वो आप टिपिकल केमिस्ट्री में लिख नहीं सकते हो, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर में अपने बेसिक देखेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है एंड इसमें क्या आता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स से अपने को पता चल जाता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेट्स of carbon. Carbohydrates means hydrates of carbon. Now what do you mean by hydrate? Water molecule. Carbon means your C atom. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन डॉट हाइड्रेट का H2O, C डॉट H2O, दिस इज माय कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे देखो कार्बन के कितने मोल्स हैं? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सो अपने इसका एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, CnH2nOn। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन आपको पता है कि ये जो डेफिनेशन है वो 8th स्टैंडर्ड में आता था, वो इसमें एक लिमिटेशन है। आपको पता है व्हाट इज एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड इज CH3COOH. Clear? Now here carbon is 2, hydrogen is 4, oxygen is 2, C2H4O2. So अगर मैं n is equal to 2 रखूं, so I will get C2H4O2. But this is not a carbohydrate. Similarly, lactic acid वो एक एसिड है, उसका जनरल फार्मूला CnH2nOn है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सो अगर कोई बच्चों को पूछे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो वो बोल सकता है कि इट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। बट आप टीवाई में आ गए हो तो आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ये बोलना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और
the compounds which produce them on hydrolysis. Polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce them on hydrolysis are called carbohydrates. Polyhydroxy means, hydroxy means OH group. Poly means more than 5. So जो कंपाउंड में OH ग्रुप ज्यादा है, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, उसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। या कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइज करने से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन बनता है, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? बेसिक डेफिनेशन आपको ये याद रखना है। लिख लो ये। अब डेफिनेशन के बाद आता है क्लासिफिकेशन। डिफरेंट साइंटिस्ट क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स इन डिफरेंट वेज। क्लासिफिकेशन किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। सपोज कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स। कितने शुगर यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है, उसके ऊपर से क्लासिफाई किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। First is monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, and last is polysaccharide. So first classification on the basis of the number of sugar units. Number of sugar units के हिसाब से carbohydrates are divided into 4 types. First is monosaccharides, second disaccharides, then oligosaccharides, last polysaccharide. Monosaccharide, saccharide means sugar unit, मोनो मीन्स 1, तो इसमें कितना शुगर यूनिट होगा? 1 शुगर यूनिट। ओके, सो जो कंपाउंड में एक शुगर यूनिट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? डाइसैकेराइड्स में क्या होगा? इट कंटेन्स 2 शुगर यूनिट्स। मोनोसैकेराइड कंटेन 1 शुगर यूनिट, देन डाइसैकेराइड विल कंटेन 2 शुगर यूनिट्स। ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है? इट विल कंटेन 3 to 10 शुगर यूनिट्स। इसमें शुगर यूनिट्स होगा 3 से लेके 10 तक। एंड लास्ट में पॉलीसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट्स होंगे? इट विल हैव मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट्स, दैट मींस आपको 4 क्लासिफिकेशन याद रखना है। One is monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide में कितने शुगर यूनिट होंगे? 1, disaccharide में 2, oligo में 3 से 10 and polysaccharide में 10 से ज्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट होगा। I hope it is clear. ये सब आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़ लिया है, लेकिन मैं डायरेक्टली टीवाई का स्टार्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक फर्स्ट लेक्चर में खींच लिया है। क्लियर? नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसा था? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। Second classification is based on the number of carbon atoms, and third classification is on the basis of which functional group is present.
फंक्शनल ग्रुप वाला थोड़ा छोटा है तो मैं वो करवा देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप में अगर CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, व्हाट इज CHO फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड एंड C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, then that monosaccharide is known as aldose। अगर कीटोन प्रेजेंट होगा, then it is known as ketose। ये थोड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल ग्रुप में ओनली 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज एल्डिहाइड, सेकंड इज कीटोन। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, then it is known as aldose, and if ketone functional group is present, then it is known as ketose। Clear? First classification was on the basis of the number of sugar units। कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट थे। फर्स्ट एक शुगर यूनिट हो तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, 2 शुगर यूनिट डाइसैकेराइड, 3 to 10 ओलिगोसैकेराइड, more than 10 पॉलीसैकेराइड। Then second classification is on the basis of functional group। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट है, that is aldose। कीटोन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, that means it is ketose। Clear? Now third classification is on the basis of the number of carbon atoms। कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। सपोज कोई मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन प्रेजेंट है, then it is known as triose। 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, then it is known as tetrose। 5 कार्बन एटम, that is your pentose। 6 कार्बन एटम, hexose। 7 कार्बन एटम, that is heptose। Clear? So third classification is on the basis of number of carbon atoms। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ट्रायोस। 4 कार्बन एटम टेट्रोस, 5 कार्बन एटम पेंटोस, 6 कार्बन एटम हेक्सोस, 7 कार्बन एटम हेप्टोस। नाउ ट्रायोस का कोई एग्जांपल दे सकते हो? ट्रायोस है अगर कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट एन एग्जांपल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड सामने डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। ट्रायोस होगा तो आपका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। सिमिलरली आएगा टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। हेक्सोस का शायद आपको याद होगा, ग्लूकोज उसमें 6 कार्बन एटम है एंड फ्रुक्टोज। ये आपको नहीं याद रखना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हेप्टोस में है हेक्टोलोज एंड सीडोहेक्टोलोज। सिमिलरली आपको टेट्रोस एंड पेंटोस को आपको याद रखना है। पेंटोस में आएगा राइबोस एंड राइबोलोज, सिमिलरली टेट्रोस में आएगा गैलेक्टोस वाला। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड। ओके, सो मोनोसैकेराइड में कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, सेकंड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Now comes our disaccharide। Disaccharide is also classified into 2 types: reducing sugar second is non-reducing sugar।
रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है आगे यही सेमेस्टर में, तो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। सिर्फ आप लोग देख लेना कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग शुगर में क्या आता है? लैक्टोज, सेकंड इज माल्टोज। क्लियर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ओनली वन comes, that is your सुक्रोज। एंड आपके ये जो सेमेस्टर है उसमें आपको सुक्रोज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, लैक्टोज के बारे में पढ़ना है, माल्टोज के बारे में पढ़ना है एंड सेनोबायोस के बारे में। क्लियर? तो योर मेन सेमेस्टर इज डिपेंडिंग ऑन योर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली 2 शुगर यूनिट्स। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि लैक्टोज में कितने शुगर यूनिट्स है? 2 शुगर यूनिट्स। विच आर देयर? फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकंड इज गैलेक्टोज। लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज का एक और नाम है उसका, दैट इज नोन एज मिल्क शुगर। Okay, lactose is a disaccharide which is formed by 2 saccharides, glucose and galactose. Maltose means you have glucose and glucose. 2 glucose units combine together to form maltose. सुक्रोज के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। सुक्रोज is formed by glucose and fructose. Okay, so disaccharide consists of 2 sugars, reducing sugar, non-reducing sugar. Reducing sugar क्या है, non-reducing क्या है, वो आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि what is reducing sugar, what is non-reducing sugar. Reducing sugar में एग्जांपल है लैक्टोज एंड माल्टोज, non-reducing में है सुक्रोज। Lactose is also known as milk sugar and it is formed from glucose and galactose. Maltose में क्या है? It is formed by the combination of glucose and glucose. Sucrose में क्या है? Sucrose is formed by the combination of glucose and fructose. Clear? Disaccharides में I think आपको confusion नहीं होगा। Then comes your third sugar, oligosaccharide. उसमें कोई क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल। ग्रैनुलोज एंड स्टेटियोज, these are the examples of oligosaccharides. Now comes your last polysaccharide. पॉलीसैकेराइड में आपको एग्जांपल याद रखना है, स्टार्च, देन सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, cellulose, chitin, granulose and stretchose it is comes under oligosaccharide. Polysaccharide आप लोगों ने सुना होगा, starch, cellulose, chitin. Starch is a common term. Cellulose किसके लिए यूज होता है? Cellulose एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। Clear? It does not, human body does not have any enzyme to digest cellulose. तो जिनको पेट का प्रॉब्लम होता है उनको डॉक्टर सेलुलोज सजेस्ट करते हैं so that the quantity of stool is increased. Chitin means it is the exoskeleton of insects. Insect cockroach के ऊपर जो exoskeleton होता है उसके ऊपर का जो पड़ होता है that is made up of chitin. आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखना है, आपके कोर्स में नहीं है। Still this is the basic thing you should know about carbohydrates. So अगर कोई आपको पूछे इंटरव्यू में, ऑब्वियसली बीएससी के बाद आप जाओगे इंडस्ट्री में, तो इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट,
तो अगर आपने बोला कि इट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो उनको पता चल जाएगा कि आपका लेवल 8 स्टैंडर्ड का है। सो व्हाट यू हैव टू से इट इज द polyhydroxy aldehyde or ketones or the compounds which produce them on hydrolysis. Then classification किया उन्होंने based on the number of sugar units. अगर एक sugar unit present हो then it is known as monosaccharide, दो sugar unit present हो then it is disaccharide, तीन sugar unit हो then 3 से 10 हो then it is known as oligosaccharide, अगर 10 से ज़्यादा sugar units हो then it is known as पॉलीसैकेराइड। फिर आए अपने मोनोसैकेराइड के टॉपिक में, उसमें दो क्लासिफिकेशन थे। फर्स्ट वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये भी एक होमवर्क है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। आपको फाइंड आउट करना है कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। नाउ फंक्शनल ग्रुप अगर CHO है, एल्डिहाइड है, देन इट इज नोन एज अल्डोज, अगर कीटोन है देन इट इज नोन एज कीटोन्स। नाउ तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन एटम है कार्बोहाइड्रेट में तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइस। 4 है तो टेट्रोस, 5 है पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस। दैट्स अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, वो आपको जल्दी याद रह जाएगा। डाइसैकेराइड के क्लासिफिकेशन में आपको क्या कैसे क्लासिफाई किया था, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ reducing sugar and on the basis of non-reducing sugar. Reducing sugar में आपके दो एग्जांपल मैंने दिया था। One was lactose which is based on glucose and galactose. Second was maltose formed by combination of 2 sugar units. Then comes your non-reducing sugar, उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल था, that was your sucrose, that is formed by glucose and fructose. फिर आया ओलिगोसैकेराइड, उसमें आपको एग्जांपल दिया था मैंने रामनोस एंड स्टेकियोस। पॉलीसैकेराइड में आएगा स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटिन। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको ये सेमेस्टर में डाइसैकेराइड के बारे में डिटेल में पढ़ना है। So what is disaccharide? It is the combination of 2 monosaccharide units. 2 monosaccharide units combine होते हैं तब disaccharide बनता है। Suppose एक monosaccharide है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रुक्टोज। इन दोनों को मिक्स करना है and what will form? सुक्रोज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों कैसे जॉइन होंगे, ये दोनों कैसे जॉइन होंगे, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। या व्हाट इज डाइसैकेराइड? व्हेन 2 monosaccharides are joined together by glycosidic bond, then it is known as disaccharides. Now what is glycosidic bond? वो भी आपको डिटेल में आगे आएगा, reactions and all that, तब आपको पता चल जाएगा कि what is glycosidic bond। लेकिन थियरी पोर्शन आपको याद होना चाहिए कि reducing sugar क्या है, non reducing क्या है, glycosidic bond क्या है, disaccharide क्या है, monosaccharide क्या है। भले ही आपने 8 या 10 या 12 सब में पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल ये लॉकडाउन की वजह से सब भूल गए होंगे। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नाउ एक और टॉपिक है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22OEN। दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज का अगर मैं एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करूं, सुक्रोज से C12H22O11, अगर मैं उसको एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करूं तो आई विल गेट C6H12O6 एंड C6H12O6। So अगर कोई पूछे आपको what is obtained by the hydrolysis of sucrose, then you will say glucose and fructose. If
you are an 8th standard student. But आप लोग TY में आए हो तो आपको क्या बोलना है? Hydrolysis of sucrose in presence of acid gives alpha D glucose and beta D fructose. Alpha D glucose and beta D fructose. तो अगर मुझे सुक्रोज बनाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को मिक्स करना होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होगा, दैट मींस कंडेंसेशन. कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विल प्रोड्यूस सुक्रोज. क्लियर? सो आपको अल्फा डी ग्लूकोज क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज क्या है, वो आपको घर पे सर्च करना है and you have to tell the answer. In the next lecture I will say detail about this sucrose. Thank you.